नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झार, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर बोकारो से है। बोकारो में शुक्रवार की रात को माराफारी थाना अंतर्गत कांसियाटाड़ के मंदिर में भगवान शिव और हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। मंदिर में किसी ने शिव और हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर आंगन और मंदिर के सामने वाले मैदान में फेंक दिया है। इस घटना का पता तब चला जब सुबह सुबह स्थानीय युवक मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि मंदिर की प्रतिमा को तोड़कर फेंक दिया गया है। मंदिर के आंगन में ही प्रतिमा के कई टुकड़े बिखरे थे। बोकारो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बोकारो सिटी डीएसपी, मुख्यालय डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी और कई थानों के प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने जब इस संबंध में पुलिस से बात की तो पुलिस ने दावा किया कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। टेक्निकल और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची है और सबूत इकट्ठा करने में लगी है। मंदिर में काफ़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण महिला और पुरुष मौजूद हैं। इस घटना में किसका हाथ है अब तक इसका पता नहीं चला है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस स्थानीय लोगों से बात कर मामला सुलझाने में लगी है, लेकिन ग्रामीण आक्रोशित हैं और जल्द से जल्द इस मामले में कड़ी सुनवाई की मांग कर रहे हैं। झारखंड में जमशेदपुर में हुई हिंसा के बाद राज्य में कई संवेदनशील स्थानों पर अलर्ट जारी है। बोकारो में हालात नियंत्रण में रहे, प्रशासन इसकी पूरी कोशिश कर रहा है। अगली खबर मिजिल्स रूबेला टीकाकरण को लेकर है। मिजिल्स रूबेला टीकाकरण अभियान को लेकर शुक्रवार को डीसी वरुण रंजन और एसपी एचपी जनार्दन ने सिद्धो कानू मुर्मू पार्क से मिजिल्स रूबेला जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीसी वरुण रंजन ने कहा कि पाकुड़ जिले में मिजिल्स रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है जो 19 मई तक चलेगा। जिला प्रशासन का प्रयास है कि समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए 9 माह से 15 वर्ष के 100% बच्चों को मिजिल्स रूबेला के टीके लगाया जा सके। पाकुड़ जिला अंतर्गत 3,34,000 बच्चे को मिजिल्स रूबेला का टीका दिया जाएगा। इसको लेकर पूर्व से माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। शहरी क्षेत्र अंतर्गत सभी संचालित सभी सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में लक्षित समूह के लिए टीकाकरण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। जागरूकता रथ के माध्यम से जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर पर लोगों को टीकाकरण अभियान जानकारी व बच्चों को इससे होने वाले फायदों की जानकारी से अवगत कराया जाएगा। अगली खबर लातेहार से सुरक्षा कर्मियों को मिली सफलता को लेकर है। जी हां, लातेहार में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ 214 की बटालियन और जिला पुलिस के द्वारा चलाए गए संयुक्त छापेमारी अभियान में पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ 214वीं बटालियन के कमांडेंट केडी जोशी को गुप्ता को सूचना मिली और गुरु थाना क्षेत्र के सालवे जिले में नक्सलियों द्वारा हथियार व कारतूस छिपाकर रखा था, इसकी खबर मिली। कमांडेंट केडी जोशी के निर्देश पर सीआरपीएफ ने उप कमांडेंट संदीप कुमार शर्मा व सहायक कमांडेंट सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सालवे जंगल में छापेमारी अभियान चलाया। इस अभियान से पुलिस ने हथियार का जखीरा बरामद किया है। छापेमारी टीम सालवे जंगल के पहाड़ की तलहटी पर पत्थरनुमा टीले के नीचे जैसे ही पहुंची तो नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए कई हथियार मिले। एक 12 बोर डबल बैरल के राइफल, 2 देसी कट्टे, 2 सेट वॉकी टॉकी, एक 7.62 मिलीमीटर का जिंदा गोली, 10 5.56 मिलीमीटर के जिंदा गोली, 10 7.62 गुना 39 मिलीमीटर की गोली, एक 5.56 मिलीमीटर इंसास एलएमजी मैगजीन, विभिन्न साइज के आईईडी, स्लिप्टर, नट बोल्ट, डाटा केबल समेत कई सामान बरामद किए गए। उप कमांडेंट संदीप कुमार शर्मा व सहायक कमांडेंट सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नक्सलियों के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान में नक्सलियों के नापाक मंसूबों को विफल किया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगी। इधर कमांडेंट केडी जोशी ने कहा कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान से नक्सली भाग खड़े हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा छिपा कर रखे हथियार व कारतूस जंगल में है, जिसे लगातार अभियान चलाकर बरामद किया जा रहा है। अगली खबर शिक्षक संघ की मांग को लेकर है। पूर्वी सिंहभूम में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक शुक्रवार को हरिजन मध्य विद्यालय भालूबासा में अरुण सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी अंचलों के अध्यक्ष सचिव, जिला कार्य समिति सदस्य एवं कार्य सक्रिय सदस्य शामिल हुए। संघ के शिक्षा सचिव द्वारा जारी की गई आदर्श दिनचर्या का विरोध करते हुए कहा गया कि विद्यालय कार्य अवधि सुबह 8:45 बजे से शाम 4 बजे तथा गर्मी में 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का करना एक तुगलकी फरमान है। यह जमीनी हकीकत से कोसों दूर है, अव्यवहारिक तथा शिक्षक छात्रों के लिए प्रतिकूल है। आरटीआई एक्ट 2009 के प्रावधानों का बहाना बनाकर शिक्षक एवं छात्रों को परेशान करने का यह नया तरीका है। इससे बच्चे तो बच्चे, अभिभावक भी परेशान हैं। संघ ने विद्यालय को संचालन पूर्व की भांति सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे और गर्मी में यानी ग्रीष्मकालीन में सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक कराने की मांग की है।
आपको बता दूं, संघ की जिला इकाई का चुनाव 1 मई को होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान सचिव, सचिव, संगठन सचिव, मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष व अंकेक्षक सहित कुल 14 पदों के लिए चुनाव होगा। अखिल भारतीय शिक्षक संघ यानी AIFA का सम्मेलन बोधगया में 28-29 अप्रैल को प्रस्तावित है, जिसमें पूर्वी सिंह से भी अधिक संख्या में शिक्षक भाग लेंगे। बिना स्थायी प्रधानाध्यापक के जिले के प्राथमिक मध्य विद्यालय संचालित हो रहे हैं। संघ ने शिक्षकों के रिक्त पदों पर अविलंब ग्रेड 4 और ग्रेड 7 के पदों पर प्रोन्नति देने की मांग की है। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में स्थानांतरण से लेकर पठन पाठन तक के सारे कार्य NGO के जिम्मे में है। संघ ने इसे सरकारी शिक्षा का निजीकरण बताते हुए विरोध किया। जितने भी दूसरे ब्लॉक के प्रभारी BDO हैं, उनके दूसरे अंचल कार्यालय में जाने का दिन निर्धारित किया जाए। वित्तीय अनियमितताओं के शिकायत पर मुसाबानी प्रखंड के कोषागार दूत को बदलने के लिए DSC ने आदेश निर्गत किया था, लेकिन आज तक अभी भी इस पर अमल नहीं हुआ है। संघ ने शीघ्र ही कोषागार दूत को बदलने की मांग की है। 1994 में नियुक्त शिक्षकों के लिए एक ही संवर्ग के जूनियर शिक्षक का वेतन सीनियर से अधिक होने के आलोक में समतुल्य वेतन धारण जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। संघ अपील करता है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपना दावा अब तक प्रस्तुत नहीं किया है, वे शीघ्र ही अपना दावा विभाग के समक्ष प्रस्तुत करें। अगली खबर 1948 करोड़ लीज रेंट भुगतान मामले को लेकर है। टाटा स्टील को लीज रेंट के भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कागजात 7 दिनों के अंदर कोल्हान उपायुक्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। कंपनी पर टाटा लीज शर्तों का उल्लंघन कर टाटा पावर ऑफ न्यू वॉको कंपनी को सबलीज पर जमीन देने का आरोप है। दोनों कंपनियों को सबलीज पर जमीन दिए जाने के एवज में 1948 करोड़ रुपए का डिमांड प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन कंपनी हमेशा यह कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। निबंधन, भूमि सुधार और राजस्व विभाग के आदेश पर मामले की समीक्षा कर रहे कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार ने अब कंपनी प्रबंधन से कोर्ट के कागजात प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही कितनी लीज रेंट की राशि का भुगतान प्रशासन को किया गया है, इसकी भी जानकारी मांगी है। इसके आधार पर प्रशासन अथवा सरकार कोई फैसला लेगी। आपको बता दूं, डॉक्टर अमिताभ कौशल के निबंधन, भूमि सुधार और राजस्व विभाग का सचिव बनाए जाने के बाद सरकारी स्तर पर लीड रेंट की वसूली का प्रयास तेज हो गया है। सचिव ने कोल्हान आयुक्त से इस संबंध में विचार विमर्श भी किया है। दूसरी ओर टाटा स्टील प्रबंधन ने प्रशासन के रेंट ऑफ कैलकुलेशन पर सवाल करते हुए नए सिरे से राशि का निर्धारण करने का आग्रह किया है। दरअसल टाटा स्टील ने लीज शर्तों का उल्लंघन कर 3 कंपनियों को सबलीज पर भूमि तो आवंटित की, पर लीज रेंट के करीब 1948 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। सबलीज पर भूमि देने के लिए एप्रोप्रिएट मशीनरी कमेटी यानी AMP की अनुशंसा भी टाटा स्टील ने हासिल नहीं की थी। अगली खबर जमशेदपुर में कोरोना के मामले को लेकर है। झारखंड के कई शहरों के साथ साथ जमशेदपुर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है। पिछले 72 घंटे में जमशेदपुर का पॉजिटिविटी रेट 2.91 से 5.26 पहुंच गया है। 10 अप्रैल के बाद से रोजाना 100 सैंपल की जांच की जा रही है। पिछले 72 घंटे में 323 सैंपल जांच में 5.62 के पॉजिटिविटी रेट से 17 मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 1 महीने के दौरान मिले 29 मरीजों में से कोई मरीज गंभीर नहीं हुआ है। सब 3-4 दिनों में ठीक हो गए हैं। जमशेदपुर में शुक्रवार को 138 सैंपल जांच में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। जो 5 नए मरीज मिले हैं उनमें 3 चकुलिया, 1 टेकलको तथा 1 मरीज साक्षी का है। शुक्रवार को 3 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 24 है। MGM मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी लैब की हेड डॉक्टर पियाली गुप्ता ने कहा कि अभी भी जो मरीज मिल रहे हैं उनमें वायरस लोड कम है। जांच के दौरान औसतन 18 से 20 राउंड के बाद वायरस डिटेक्ट हो रहा है। सावधानी बरतने के साथ अभी टीका लेना जरूरी है। अगली खबर आदिवासी जनजाति समाज और कुर्मी समाज के बीच मतभेद को लेकर है। 1932 का मुद्दा अभी बंद भी नहीं हुआ है कि आदिवासी कुर्मी का मुद्दा तप रहा है। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिलाने के नाम पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक दलों ने मोर्चा संभाल रखा है। सड़क से सदन तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ग्रामीण क्षेत्र में इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है, जहां एक ओर कुर्मी समाज अपने आप को आदिवासी साबित करने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी जनजाति समाज इसे किसी प्रकार से स्वीकार नहीं कर रहा है। इस मुद्दा पर को लेकर दोनों समाज में मतभेद भी बढ़ रहे हैं। एक ओर आजसू के जिला वरीय अध्यक्ष गंगाधर महतो ने कहा कि कुर्मी आदिवासी ही हैं, भारत का प्राचीनतम समाज है, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज सब कुछ आदिवासियों जैसे ही है। पहले कुर्मी को आदिवासी की श्रेणी में ही रखा गया था। एक षड्यंत्र के तहत इसे पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया था। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर जेएमएम नेता सह जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष संदेश सरदार ने कहा कि प्रत्येक समाज का अपेक्षित विकास होना चाहिए। आदिवासी और कुर्मी अलग अलग हैं, इनकी परंपरा व रीति रिवाज सब अलग अलग है, फिर ये हाय तौबा क्यों।
इस मामले में कुर्मी नेता त्रिनाथ महतो ने कहा कि शुरू से परंपरा रही है कि कुर्मी आदिवासी भाई भाई, हम खुद आदिवासी कहलाना पसंद कर रहे हैं तो इस पर किसी को क्या आपत्ति है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता निवास त्रिया ने कहा कि जो हमेशा आदिवासियों को हीन दृष्टि से देखते आए हैं, आज खुद आदिवासी कहलाना क्यों पसंद कर रहे हैं। अगली खबर गिरिडीह से जल रहे पारसनाथ जंगल को लेकर है। जी हां, पारसनाथ जंगल भीषण आग की चपेट में है, लेकिन ना तो वन विभाग आग बुझाने को लेकर सजग है, न ही मधुबन की कोई संस्था, ना ही कोई और जिला प्रशासन उनको बुझाने में लगी हुई है। सिर्फ स्थानीय युवक और पर्यावरण प्रेमी अपने जान पर खेलकर आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, पारसनाथ पर हक जताने वाले सारे दावेदार इस अस्तित्व के मसले पर भूमिगत हो गए हैं। वहीं आग वन्य जीवों के लिए जी जंजाल बन गया है। रोज सैकड़ों जीव जंतु आग की चपेट में काल में समा रहे हैं। आग से इस घने जंगलों में स्थित औषधि युक्त पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। कई जंगली जीव और वन्य प्राणी, छोटे मोटे जीव जंतु सभी आग में जलकर राख हो रहे हैं। पारसनाथ को लेकर सभी धर्म समुदाय के लोग वर्चस्व को लेकर शक्ति प्रदर्शन करते रहे हैं, पर जब पारसनाथ के अस्तित्व बचाने की बात आई तो कोई नहीं दिखता। जब सिर्फ और सिर्फ स्थानीय लोग ही आग को नियंत्रण पर करने में कोशिश में जुटे हुए लगे दिख रहे हैं। भीषण गर्मी की शुरुआत होने के साथ ही आग अपनी उग्र रूप धारण कर कई जंगलों की तरह पारसनाथ के हरियाली को भी शमशान में तब्दील कर रहा है। युवा एक छोर की ओर आग बुझाते हैं तो दूसरी ओर आग लग जाती है। वहीं वन विभाग सिर्फ नियम पूरा कर रहा है, यहां तक कि वन सुरक्षा समिति के युवाओं को जरूरत के उपकरण की व्यवस्था कराने में भी संस्थाएं कतरा रही है। आपको बता दो, पारसनाथ पर्वत झारखंड बिहार की सर्वोच्च चोटी है। जैन धर्म में 23वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ की मोक्ष भूमि है, जिसमें कण कण पूजनीय माना जाता है। विश्व के कोने कोने से सालों भर तीर्थयात्री इस पर्वत के दर्शन और वंदन हेतु आते हैं और पर्वत की शाश्वतता के लिए तथा धर्म रक्षा के लिए लाखों रुपए दान देकर जाते हैं। इस विशाल पर्वत की सुंदरता पेड़ पौधे और वन्य जीवों से कायम है। पारसनाथ पर्वत पर जड़ी बूटी के कई पौधे भी हैं। औषधियों के उपयोग में आने वाले पेड़ पौधे में रक्तरोहन, तिखुर, समतुलिया, सतमुलिया, गिलोय, अर्जुन, कालमेघ, कामराज, भैंगराज, हड़जोर, सबगद, चिरेता, चरका साग, चरका सिनवार, चरका परास, विधानता प्रसाद, रेपान, अलग जड़ी, पाताल कोहंडा, पाताल दूधी, कनौज जड़ी, जंगली बैगन, जंगली प्याज, लाजवंती, चिनियामार, रैली, रंगेनी, गंधेनी, माधव दलत आदि के साथ साथ हरे, बहेड़ा, आंवला जैसे गुणकारी और चंदन जैसे बेशकीमती पेड़ पौधे भी इस जंगल में सुशोभित हैं। अगली खबर पीएम आवास के डेडलाइन को लेकर है। महूडंड पंचायत में लंबित पीएम आवास योजना का अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण ने शुक्रवार को डोर टू डोर स्थलीय निरीक्षण किया। पंचायत के लपसेरा, कुर्दाग, चोपरहारा, कैमू, प्रतापपुर, सराया टिकर, जीतामाटी, नैया गांव में क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने लंबित पीएम आवास योजना के लाभुकों को 20 अप्रैल तक हर हाल में आवास को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने लंबित पीएम आवास योजना के लाभुकों से कहा कि आपके आवास का निर्माण नहीं होने के कारण, पूरा नहीं होने के कारण दूसरे नए लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए 1 सप्ताह के अंदर आवास को पूरा करें। इस दौरान पंचायत सचिव को निर्धारित तिथि तक आवास योजना पूर्ण नहीं करने पर वैसे लाभुकों को चिन्हित कर सर्टिफिकेट केस दर्ज करते हुए 12% ब्याज के साथ राशि वसूली की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। अब झारखंड के मौसम की खबर। झारखंड में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से ही शहर के लोग प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे हैं। शुक्रवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तो न्यूनतम 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल हैं। चिलचिलाती धूप के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्म हवाएं चल रही है, तेज लू चल रही हैं और धूप कड़क है और बाहर निकलना मुश्किल है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। 17 अप्रैल को भले ही बारिश के आसार हैं। सूरज की तीखी किरणें पड़ने से सुबह 9 बजे से ही पारा 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसके बाद पारे की चाल और तेज हो गई है। रात 11 बजे तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 अप्रैल तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 17 अप्रैल को गर्जन वज्रपात के साथ साथ बारिश के आसार हैं। 20 अप्रैल तक पारा 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।